हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं शंकर शिवा बायतू बालोतरा से। आपने मेरे पहले 2-3 वीडियो देखे होंगे और आपका जो रिस्पांस मिला बहुत ही अच्छा है। आपके प्यार की वजह से 1K फॉलोअर्स हो चुके हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे साथियों के सवाल आ रहे थे कि सर जो हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर का जो 3rd पेपर आता है, जो कि राजस्थान जनरल नॉलेज का जो पेपर आता है, उसके बारे में हमें स्ट्रेटेजी बताइए। आपने क्या पढ़ा था, किस बुक से पढ़ा था और किस तरह से हम हैंडल करें कि अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। 3rd पेपर जो था उसमें मेरे 32 नंबर है और अच्छे मार्क्स हैं, क्योंकि मैं साथ में स्कूल भी जाता था। उसके साथ साथ आप इसमें और भी अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। 35-38 तक बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो लाते हैं। अगर आप प्रॉपर एक सही तरीके से स्ट्रेटेजी के साथ में PYQs को निकालते हुए इन चीज़ों को अगर करें तो आप अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में हम इन्हीं चीज़ों पर बात करेंगे कि आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, कौन से पार्ट के लिए, उसके प्रति आपको क्या अप्रोच रखनी है और किस तरह से आप उस पेपर को हैंडल करें ताकि आप अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। अगर आपके 35 to 38, 40 नंबर तक अगर आते हैं 3rd पेपर में, तो आपको सब्जेक्ट में कम एफर्ट मारना पड़ेगा और आपके मार्क्स इतने हो जाएंगे कि आपको अगर इंटरव्यू में कल को कम नंबर मिलते हैं तो भी आप अच्छी खासी स्थिति में रह सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर में ये तब सही रहता है जब आप ऑलरेडी इंटरव्यू के नंबर से ज्यादा ऊपर हो, तो उसमें अच्छी स्थिति रहती है और वो 3rd पेपर ही एकमात्र ऐसा जरिया है जिसके माध्यम से आप वहां तक पहुंच सकते हैं, अदरवाइज आप वहां पर नहीं पहुंच सकते हैं। तो हम शुरुआत से करते हैं कि किस तरह से आप 3rd पेपर को, यानी जो तीसरा पेपर है, उसको हैंडल कर सकते हैं। जो विद्यार्थी नए हैं, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी में लगे, उन्हें बता दो कि जो 3rd पेपर होता है, 1st पेपर और 2nd पेपर आपके सब्जेक्ट के होते हैं और 3rd पेपर जो होता है वो आपके राजस्थान जीके का होता है। उसमें सिर्फ और सिर्फ राजस्थान जीके आता है। 100 सवाल आते हैं और एक सवाल जो है वो आधे नंबर का होता है, यानी 50 नंबर का 3rd पेपर होता है और 150 नंबर का जो हमारा है वो 2nd और 1st पेपर होता है। टोटल ये 200 हो गए और 24 नंबर का आपका इंटरव्यू होता है और ये 224 नंबर टोटल बनते हैं। उसमें से जब आप अच्छे नंबर प्राप्त करते हैं तो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर में सिलेक्शन हो जाता है। जैसे मैं पॉलिटिकल साइंस से, तो पॉलिटिकल साइंस की बात करें कि 224 में से अगर 125 से 30 के बीच में है, अगर आपके पास मार्क्स हैं, तो आप एक अच्छी स्थिति में हैं और आप पार कर सकते हैं। लेकिन हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर में, जो कि दिसंबर में एग्जाम होने वाला है, उसमें आपका ये कोशिश रहना चाहिए कि आप 120 प्लस पहले से ही रहें। उसका फायदा ये होता है कि अगर आपके इंटरव्यू में जो है, जो चिंता होती है कि भाई इंटरव्यू में अच्छे नंबर नहीं मिले तो बाहर हो सकता हूं, तो 120-125 प्लस अगर आप चले जाते हैं तो बाद में आपको इंटरव्यू में कम नंबर मिले तो भी आप सिलेक्ट होने की स्थिति में आ सकते हैं। तो हम अब बात करेंगे किस किस चीज को आपको फॉलो करना है। नंबर 1 चीज जो आपको करनी है, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो या 3rd पेपर की या 2nd पेपर की, सिलेबस जो है वो आपकी टेबल पे होना चाहिए। यानी जो RPSC द्वारा साइट पे जो सिलेबस जारी किया जाता है वो आपकी टेबल पे होना चाहिए और उस सिलेबस का पॉइंट टू पॉइंट, यानी ऊपर से लेकर के लास्ट पॉइंट तक आपको पता होना चाहिए कि मेरे सिलेबस में क्या चीज है और मुझे उसे किस तरह से पढ़ना है। वो आपको फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। 2-3 चीजें जो किसी एग्जाम को निकालने में किताबों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत सारे टीचर्स या यूट्यूब चैनल्स होंगे जो आपको बुक्स बता देते हैं, लेकिन जो चीज मैं बता रहा हूं कि नंबर 1 थिंग सिलेबस, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो आपने बुक नहीं पढ़ी है, लेकिन अगर आपको सिलेबस अच्छे से याद है तो आप गैस के आधार पर एक अनुमान लगा करके भी उसका आंसर देने की स्थिति में होते हैं। नंबर 2 PYQs, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर हम हमारे सिलेबस की बात करें, अगर हम असिस्टेंट प्रोफेसर के 3rd पेपर की राजस्थान जीके के सिलेबस की बात करें तो इसके 5 भाग हैं। पहला जो है वो राजस्थान हिस्ट्री, लिटरेचर, आर्ट एंड कल्चर एंड हेरिटेज, इसकी बात होती है, यानी इतिहास, कला संस्कृति और इसके अलावा साहित्य और हेरिटेज यानी विरासत, इससे संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नंबर 2 पार्ट जो है वो ज्योग्राफी है, यानी भूगोल से सवाल। तीसरा जो पार्ट है वो है पॉलिटिकल साइंस और एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें आपको जिला प्रशासन, संभागीय आयुक्त वगैरह सारे पूछे जाते हैं। और चौथा भाग हमारा इकोनॉमी की बहुत बड़ा भाग है और असिस्टेंट प्रोफेसर में 3rd पेपर में अच्छे नंबर लाने के लिए इकोनॉमिक्स वाला जो पोर्शन है उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। और 5वां जो हिस्सा है वो करंट अफेयर्स है। अगर हम पहले भाग की बात करें, हिस्ट्री की, आर्ट एंड कल्चर की और लिटरेचर की और आपके हेरिटेज की, तो उसमें जो आप बुक्स हैं, वो मैं जो बुक्स बता रहा हूं आपको उनको फॉलो कर सकते हैं। एक बुक आप जो फॉलो कर सकते हैं वो है 9th और 10th की, जो आपके RBSC की राजस्थान अध्ययन की किताब आती है। उसमें आपका हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर दोनों काफी अच्छे तरीके से, अब आप कहोगे वो तो बहुत छोटी बुक है। यस, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बहुत छोटी बुक है, लेकिन आपको उसको पूरा पढ़ना पड़ेगा। अगर आप उसको पूरा पढ़ते हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर में भी उस बुक से काफी सवाल बनते हैं। इसके अलावा आप राज पेनोरमा की एक गाइड आता है, वो भी अच्छा आता है, उसमें हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर बहुत अच्छे दे रखा होता है। पवन भंवरिया की जो नाथ पब्लिकेशन से बुक आती है वो भी आप फॉलो कर सकते हैं, बहुत अच्छी किताब है। इसके अलावा हुकमचंद जैन की एक आर्ट एंड कल्चर की किताब आती है, वो भी एक अच्छी बुक है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं, वो हिंदी ग्रंथ अकादमी से आती है उसको। ये 4 किताब हैं, इसमें से कोई भी 2 किताब आप वाइजली ले लीजिए और उसको बहुत अच्छे तरीके से उसको तैयार कीजिए।
यानी जो हिस्ट्री का पार्ट है। दूसरा पार्ट हमारा बनता है ज्योग्राफी का। अगर हम ज्योग्राफी में बात करें, हरिमोहन सक्सेना की एक बुक आती है, काफी स्टैंडर्ड बुक है और उसको स्टैंडर्ड बुक के अंतर्गत रखा जाता है और काफी सवाल भी बनते हैं, तो वो आप फॉलो कर सकते हैं। राज पैनोरमा की गाइड भी आती है जो मैंने पढ़ी थी, हरिमोहन सक्सेना के साथ साथ राज पैनोरमा भी पढ़ी थी, क्योंकि राज पैनोरमा आपको करंट से जो इश्यूज हैं, यानी हरिमोहन सक्सेना में जो डाटा है वो काफी पुराना होता है, तो आपको वहां पे जो ऐसे जो टॉपिक हैं जो तो हमेशा स्टैटिक जीके के पोर्शन है वो तो आपका चल जाएगा, लेकिन नया डाटा चाहिए जैसे एग्रीकल्चर हो गया, उसमें नया डाटा आपको राज पैनोरमा से मिल जाएगा। इसके अलावा आपका इकोनॉमिक सर्वे का जो जियोग्राफी का भाग आता है, उद्योग वगैरह, वो वहां से आप कवर कर सकते हैं। फिर आता है आपका पॉलिटिकल साइंस या राजनीति विज्ञान वाला हिस्सा और एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रशासन वाला हिस्सा है, उसके लिए सबसे बढ़िया बुक यानी असिस्टेंट प्रोफेसर थर्ड पेपर के लिए राजनीति विज्ञान की सबसे बढ़िया बुक है, सारे टॉपिक कहीं कवर होते हैं 90 to 95%, वो है जनक सिंह मीना की किताब आती है। जनक सिंह मीना की जो किताब है उसमें से सारे, चाहे वो राज्यपाल हो, आपके मुख्यमंत्री हो, विधानसभा हो, हाई कोर्ट हो, जितने भी आपके कमीशंस दे रखे हैं, आयोग दे रखे हैं, चाहे आरपीएससी है, ठीक है, मानवाधिकार आयोग है, महिला आयोग है, सूचना आयोग है, वो सारे के सारे वहां कवर किए हुए हैं। इसके अलावा महाधिवक्ता वो भी है, लोकायुक्त वगैरह वो भी है, तो सारे टॉपिक जनक सिंह मीना से कवर हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ पोर्शन है जो आपको बैर एक्ट से पढ़ने चाहिए, जो संविधान का बैर एक्ट आता है वहां से पढ़ने, जैसे आपके विधानसभा वाला क्वेश्चन वहां से बन सकता है, हाईकोर्ट से संबंधित कोई आर्टिकल पूछना है तो वो वहां से पूछ सकता है, तो बैर एक्ट, इसके अलावा जनक सिंह मीना की किताब, और इसके अलावा आप अखबार पढ़ते रहें और करंट्स में कोई भी अगर घटना हुई है, जैसे कोई नया चुनाव हुआ हो, उपचुनाव हुआ हो, ऐसी चीजें आपको करंट से मिलेगी। जनक सिंह मीना स्टैंडर्ड बुक है तो वो बार बार क्या नहीं होती है, रिवाइज नहीं हो पाती है, या रिवाइज होने का मतलब उसको बार बार नया एडिशन नहीं आता है, पुराना एडिशन चलता है, तो आंकड़े अगर चेंज होते हैं, जैसे विधानसभा चेंज हो गई, मुख्यमंत्री चेंज हो गया, उसमें नहीं चेंज किया, तो उसको आपको करंट से कहीं से पढ़ लेना है। बाकी बेस आपको किसको मान के चलना है, जनक सिंह मीना को मान के चलना है, और काफी अच्छी बुक है, मैंने भी उसको पढ़ा था, और पॉलिटिकल साइंस में मेरे को 1 या 2 सवाल गलत हुए थे, बाकी सारे क्वेश्चन वहां से उठते हैं। इसके अलावा जो इकोनॉमिक सर्वे का पोर्शन आता है, जो आर्थिक राजस्थान की अर्थव्यवस्था आती है, वो आप इकोनॉमिक सर्वे से करें। जैसे अभी आपके दिसंबर में एग्जाम है, तो अभी राजस्थान सरकार ने फरवरी में पीछे इकोनॉमिक सर्वे निकाला है, उस इकोनॉमिक सर्वे, मूल इकोनॉमिक सर्वे को आप निकाल लें। आप किसी और से बुक से भी कर सकते हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं जो इकोनॉमिक सर्वे का सार लेके आते हैं, लेकिन वो आपके लिए समझना थोड़ा मुश्किल होगा, मैं उसको नहीं मानता। आप अगर मानते हो तो ठीक है, अच्छी बात, अगर आपको समझ में आ रहा है किसी बुक में डाटा इकट्ठा कर रखा है और वो आप समझ पा रहे हैं तो उसको आप यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आपको वो समझ में नहीं आता है तो आप मूल इकोनॉमिक सर्वे की आप कॉपी निकालिए, उसको बाइंडिंग करवा दीजिए और फिर उसमें से पढ़िए, और फिर अगर आप कोई दूसरी बुक पढ़ेंगे तो वो आसानी समझ में आए, क्योंकि अगर सीधे आंकड़े हैं, जैसे जीएसडीपी का सीधा आंकड़ा दे दिया आपको, ठीक है, एग्रीकल्चर में कितने प्रतिशत ग्रोथ हुई, सीधा आंकड़ा दे दिया, इसको याद करना काफी मुश्किल होता है। और इकोनॉमिक सर्वे जो दे रखा है उसमें उसको सारणी के माध्यम से भी दे रखा है, उसको डिटेल में भी दे रखा है, समझा भी रखा है, तो उससे हमारा थोड़ा आसान हो जाए। तो मेरा आपसे यही गुजारिश रहेगा कि आप अगर इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहे हैं तो मूल इकोनॉमिक सर्वे पढ़े, उसको एक बार पढ़ लें, उसके बाद आप किसी जो मार्केट में बुक्स मिलती है इकोनॉमिक सर्वे की, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे के अलावा आप बजट को जरूर पढ़ें। जब जब भी बजट आता है या कोई मंत्रिमंडल की बैठक होती है, उसमें कोई डिसीजन लिया जाता है, वो डिसीजन जरूर पढ़ें, क्योंकि उस डिसीजन में अगर कोई नई योजना आई है, जैसे इकोनॉमिक सर्वे फरवरी में आ गया और अगस्त में कोई मंत्रिमंडल की बैठक हुई, इसमें कोई योजना की घोषणा की सरकार ने, अब वो बजट में है नहीं और ना इकोनॉमिक सर्वे में है, लेकिन क्वेश्चन तो बन सकता है, इसलिए उसके लिए आप करंट पढ़ें। करंट की जो किताब आती है उसमें कोई योजना आती है, उसको आप इकोनॉमिक सर्वे वाले पोर्शन में जोड़ दें और वहां से भी क्या बन सकता है, क्वेश्चन बन सकता है। असिस्टेंट प्रोफेसर के थर्ड पेपर में इकोनॉमिक सर्वे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी आप ये समझिए 40 to 45% पेपर हमारा जो है वो इकोनॉमिक सर्वे करंट से ही आता है, इसलिए उसको आप अच्छे से पढ़ें। उसका प्रत्येक टॉपिक, चाहे वो उद्योग से वाला हो, कृषि वाला हिस्सा हो, सिंचाई वाला हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, ठीक है, वो जितने भी उसके अंदर टॉपिक दे रखे हैं वो सारे आप वहां से पढ़ें। अब हमारा अंतिम पोर्शन बचा वो है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में आपको स्पोर्ट्स दे रखा है, व्यक्तित्व दे रखे हैं, लेकिन राजस्थान का ही है, तो इसके लिए मैंने जो फॉलो किया वो क्रोनोलॉजी थी। मैंने अभी तक फर्स्ट ग्रेड दिया है, सेकंड ग्रेड भी पास किया है, ग्रेड थर्ड भी टीचर रहा हूं, इसके अलावा आरएस प्री मेंस भी दिया है। मैंने क्रोनोलॉजी ही फॉलो किया। आप चाहें तो क्रोनोलॉजी फॉलो कर सकते हैं, आपको उसमें सफिशिएंट नहीं लगता, आपको लगता हो कि ये क्रोनोलॉजी में उतना कम है, तो आप उसके लिए मूमल को प्रेफर कर सकते हैं, और इसके अलावा सुजस का जो बुलेटिन आता है उसको भी आप दे सकते हैं। इसके अलावा जो आप कर सकते हो, डेली न्यूज़पेपर जरूर पढ़ें राजस्थान के, चाहे वो दैनिक भास्कर हो या राजस्थान पत्रिका हो, वो आप आराम से उसको पढ़ें। उसके अंदर जो न्यूज आती है उसको राजस्थान से संबंधित जो भी न्यूज आती है उसको डिटेल में पढ़ें, आप कॉपी में भी उतार सकते हैं, और क्योंकि इसका फायदा ही होता है। देखो, रिपीटेशन बहुत जरूरी है। अगर आप कोई भी खबर है उसको अखबार में पढ़ते हैं और रफ कॉपी में उतारते हैं,
फिर उसी खबर को वापस जाके आप क्रोनोलॉजी में पढ़ते हैं, उसी को आपने मूमल में पढ़ा, उसी को कहीं और पढ़ा, किसी वीडियो में देखा, वो बार बार जब रिपीट हुई, रिपीटेटिव जब साइकिल हुआ, तो वो न्यूज आपके दिमाग में फिक्स हो जाती है और फिर आपको कम एफर्ट मारना पड़ता है। तो अगर आपकी न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत नहीं है और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी में जा रहे हैं, तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। इसलिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए न्यूज़पेपर मस्ट है। हिंदी में पढ़ सकते हो तो हिंदी में पढ़ें, अंग्रेजी वाला है तो आप अंग्रेजी वाला भी जरूर पढ़ें, लेकिन हिंदी वाला जरूर पढ़ें। अगर आपके पास दैनिक भास्कर है, राजस्थान पत्रिका है, उसमें एडिटोरियल्स भी आते हैं और बहुत सारी चीजें आती है, वो आपको कहां हेल्प करेगा? एक तो थर्ड पेपर में जीके में हेल्प करेगा। नंबर 2, आपके अगर सब्जेक्ट में कोई पॉइंट अगर करंट से उठ के आता है, रिलेट होके आता है, तो वहां हेल्प करेगा। नंबर 3, अगर आप इंटरव्यू देने जाओगे तो वहां तो पूरा गेम ही आपका किस पे चलता है? न्यूज़पेपर पे चलता है, क्योंकि ज्यादातर जो सदस्य आते हैं, जो पढ़ के आते हैं, वो न्यूज़पेपर से ही आपको क्वेश्चंस पूछते हैं। इस चीज का आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये हमारे 5 पोर्शन है। इसकी मैंने आपको अलग अलग किताबें बताई। अगर आपको कुछ ज्यादा किताबें लगती है तो आप इसमें से 1-2 स्किप कर सकते हैं, बाकी किताबें आप जरूर यूज करें। अब बात आती है कि सर पढ़े कैसे? देखो, किताबें बहुत से लोग पढ़ते हैं, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने बैठेगा और किताब नहीं पढ़ेगा। किताब पढ़ेगा, लेकिन किताब के पढ़ने का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है आपका, वो बहुत मैटर करता है। एक किताब को मैं पढ़ता हूं या मेरे जैसा कोई स्टूडेंट पढ़ता है और एक आप पढ़ते हो, उसमें फर्क आ जाएगा, क्योंकि मैं उसी चीज में से एक अच्छा क्वेश्चन निकाल सकता हूं, उसको समझ सकता हूं, आप उसको नहीं समझ पा रहे। तो आपके पढ़ने का जो तरीका है वो बहुत मैटर करता है। नंबर चीज जो 2-4 पॉइंट मैं बता रहा हूं, इन पॉइंट्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप काफी अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। नंबर 1, आपका जो सिलेबस है, उस सिलेबस की प्रत्येक लाइन आपके हाईलाइट होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको मेरा सिलेबस बताता हूं। ये जब मैं तैयारी कर रहा था तब मैंने सिलेबस निकाला था। अब इसकी हालत देखो, मेरे प्रत्येक पॉइंट पे हाईलाइट कर रखा है, यहाँ बुक्स के भी नाम लिख रखे हैं, कौन सा टॉपिक मैंने कहां से पढ़ा है वो भी मैंने पूरा कर रखा है। तो जब तक आपका पूरा सिलेबस का जो पेज है इस तरह से नहीं हो जाता है, इसका मतलब आपने उसमें सीरियस स्टडी नहीं किया। यानी जैसे यहां से राजस्थान का शुरू होता है, हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, हेरिटेज ऑफ राजस्थान। आप देखिए प्रत्येक टॉपिक को पढ़ा है और जैसे ही उसके नोट्स बनाए हैं तो कौन कौन सा टॉपिक नोट्स बनाती है उसको हाईलाइट कर दिया, नोट्स बन गया हाईलाइट कर दिया, नोट्स बना दिया हाईलाइट कर दिया। आप इस तरह से पढ़ेंगे तो उससे क्या होगा, आपको पहली बात पॉइंट टू पॉइंट आपको सिलेबस याद हो जाएगा। अब आपको सिलेबस याद करने का क्या फायदा है? सिलेबस याद करने का बहुत सारे फायदे हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं, जैसे हम आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री की बात करें, यहां सिर्फ आपको 3 सभ्यताएं दे रखी, निम्बाहेड़ा, बागोर और मांड्या। अब राजस्थान में बहुत सारी सभ्यताएं हैं, क्या आपको सारी पढ़नी है? नहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये 3 स्पेसिफिक पढ़नी है, बाकी को सिर्फ आप याद रखना है। ये 3 तो किसी भी हालत में याद होनी चाहिए। अब मान लो कोई क्वेश्चन बना, आपको पता है कि 3 ऑप्शन दे रखे हैं, निम्बाहेड़ा, मांड्या और ये दे रखा है। जब ये ऑप्शन दे रखा है तो आप एक गैस लगा सकते हैं कि मैंने निम्बाहेड़ा में ये चीज नहीं पढ़ी तो पक्का मांड्या में हो सकती है। यानी आप 2 जो ऑप्शन है उसको एलिमिनेट करके एक गैस के आधार पर भी आपके सवाल सही होने का बहुत बड़ा फायदा हो जाता है। देखिए 32, 35, 38, अब कोई बंदा 35 नंबर लेके आता है थर्ड पेपर में और एक कोई 38 लेके आता है, 3 नंबर कहां से आ रहे हैं? किसी ने अच्छे तरीके से सिलेबस को पढ़ा है और उसका गैस वर्क अच्छा है, यानी वो अनुमान अच्छा लगा लेता है क्वेश्चन का, और अनुमान के आधार पर उसने 5-6 सवाल एक्स्ट्रा किए। वो आप भी कर सकते हो अगर आपने सिलेबस को अच्छे से पढ़ा है। जैसे यहाँ कुछ राजा दे रखे हैं, जैसे रतन सिंह देव, अमीर कानरदेव, मालदेव, चंद्रसेन, प्रताप दे रखे हैं। यहां से जो क्वेश्चन बनेगा तो वो क्वेश्चन आप कैसे हैंडल करोगे? आप एक अनुमान भी लगा सकते हो कि अगर सवाल पूछेगा तो हमारे सिलेबस में ये राजा है तो कोई एक्स्ट्रा राजा दे रखा वो एलिमिनेट हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, आप किसी एक राजा के बारे में बहुत अच्छा जानते हो तो उसको एलिमिनेट कर दोगे, पीछे 2 ऑप्शन बचेगा, उस 2 ऑप्शन में अगर आप रिस्क लोगे तो आपके क्वेश्चन सही होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। इस चीज का ध्यान रखें, अगर आप सिलेबस पढ़ रहे हैं तो सिलेबस को पॉइंट वाइज पढ़ें, और जब भी आप पढ़ाई करने बैठे हैं, जैसे मान लो रिवाइज कर रहे हैं तो रिवीजन यहां से शुरू करें। एक स्ट्रक्चर बैठ जाएगा कि पहले मेरे हिस्ट्री आएगा, फिर हमारे जियोग्राफी वाला पोर्शन आएगा, फिर पॉलिटिकल साइंस वाला पोर्शन आएगा, कई बार आए तो आपके पेपर में भी जब क्वेश्चन आएगा तब आपको पता चल जाएगा कि कौन से एरिया से सवाल पूछा गया है। कई बार ये होता है कि अपने को पता ही नहीं चलता कहां से सवाल पूछा जा रहा है, इसलिए 50% जो आपका क्वेश्चंस होते हैं वो सेम होते हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं। तो वो कहां से आप सही करोगे? जब आपने सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से क्या कर रखा है, पढ़ रखा है। अब आपको क्या करना है, जैसे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आप मैंने जो बुक बताई आपको, चाहे वो पवन भंवरिया लेके बैठे हो, नाथ लेके बैठे हो, आरबीएससी वाली बुक लेके बैठे हो, या हुकम चंद जैन वाली किताब लेके बैठे हो, जो भी आप किताब लेके बैठे हो, सबसे पहले आप सिलेबस देखें। सिलेबस में देखें कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट देखें, उस किताब से वो पॉइंट्स पढ़ें। आपने 2 पढ़े, 4 पार्ट पढ़ लिए, जब आपके 4-5 चैप्टर अच्छे तरीके से तैयार हो चुके हैं तब आपको क्या करना है, जब आप शाम को सोने जाओ, 2 चीज, एक तो सिलेबस वाला हिस्सा आपके पास होना चाहिए, नंबर 2 आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जैसे अभी 2025 चल रहा है, 2025, 24, 23, 22, 21, 20, इन पिछले 5 सालों में जितने भी पेपर हुए असिस्टेंट प्रोफेसर के और ऐसे पेपर राजस्थान जीके के
जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस और बाकी का सिलेबस सेम है, ऐसा अगर कोई पेपर हुआ है, उस पेपर को आप जरूर आपकी टेबल पे होना चाहिए। जब आपको पढ़ लिया आपने कि हाँ मैंने हिस्ट्री पढ़ लिया, अब मैं सोने की स्थिति में हूं या मैं थक चुका हूं, तब आप क्या करें, उस प्रीवियस ईयर को निकालें। अब प्रीवियस ईयर कैसे निकालना है? आप में से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो ऐसे पढ़ते होंगे कि बुक से सीधा हाईलाइट करके पढ़ते हैं, बहुत से ऐसे हैं कि बुक से नोट्स बनाते हो, कॉपी में बनाते हैं, उसके बाद पढ़ते हैं। अगर आप जैसे भी पढ़ते हो आपकी मर्जी है, वो आपके सुटेबल होता है, उसके अनुसार पढ़िए। लेकिन PYQ कैसे निकालें वो ध्यान रखिए। जैसे आपको कोई नंबर 1 क्वेश्चन दे रखा और आपने उस क्वेश्चन को देखा, अब आप जाइए जहां आपने पढ़ाई की, क्या उस किताब में, जिस किताब से आपने पढ़ा है, क्या उसमें वो क्वेश्चन है, क्या वो सेम लैंग्वेज है? अगर वो सेम लैंग्वेज है तो आप अपने पास एक हाइलाइटर रखिए, उस हाइलाइटर से उस क्वेश्चन को हाईलाइट कर दीजिए और उस किताब में या नोट्स में जहां आपको एक क्वेश्चन मिला है, जहां उसके उत्तर की लाइनें मिली है, उसको भी हाईलाइट कर दीजिए और कॉपी में उसके नीचे लिख दिए ये किस एग्जाम में पूछा गया है। अब वो हाइलाइटर आपको सिर्फ और सिर्फ उसी पर्पज के लिए यूज करना है, यानी सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन हाईलाइट करने के लिए ही करना है। अगर आप पूरी कॉपी हाईलाइट उसी से करोगे तो फिर आपको पता नहीं चलेगा कौन सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कौन सा इंपॉर्टेंट है। इसका ध्यान रखें, एक ऐसा हाईलाइटर रखें, चाहे रेड रखें या चाहे येलो रखें, उसको सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो उत्तर है उसी को ही हाईलाइट करने के लिए रखें। तो जैसे ही आप दोबारा रिवीजन करने जाओगे, देखो हमारे साथ क्या होता है कि जब हम प्रीवियस ईयर पढ़ लेते हैं लेकिन महीने भर बाद प्रीवियस ईयर भूल जाते हैं। अब अगर आप ये ट्रिक अपनाते हैं जो मैंने अभी बताई कि आपने क्वेश्चन पेपर में भी येलो कर दिया, आपकी कॉपी में भी हाईलाइट से येलो कर दिया, जब आप दोबारा रिवीजन करने जाओगे तब आपके दिमाग में एक साइन आएगा कि हाँ ये जो येलो किया गया है ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो पिछले इस बार ऐसा सवाल पूछा गया, उसके आसपास क्या बन सकता है, वो ऑटोमेटिक आपका दिमाग उस पर काम करेगा। नहीं तो क्या करना पड़ेगा आपको, हाईलाइट नहीं होगा तो बार बार प्रीवियस ईयर देखना पड़ेगा और एग्जाम नजदीक होता है तब हम प्रीवियस ईयर देख नहीं पाते हैं। जब तक आपका पेपर, जो क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर वाला, जब तक आपका पूरा पेपर पीला नहीं हो जाता है, जब तक आपके नोट्स पूरे पीले नहीं हो जाते, तब तक आप उसको हाईलाइट करते रहें। मान लेते हैं ऐसा कोई क्वेश्चन है जो आपको नहीं मिला, जितने मैंने बुक प्रिपेयर किया आपको उस किसी बुक में आपको नहीं मिला, तो आप ये सोचिए कि वो बुक आपकी आउट ऑफ रीच है, यानी वो आपके पास किताब नहीं है। अब या तो वो बड़े ग्रंथ से पूछा है, कई बार क्या होता है हिस्ट्री जैसे, हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है, हिस्ट्री के जो पॉइंट्स दे रखे हैं आपके अपने सिलेबस में असिस्टेंट प्रोफेसर में, वो हर एग्जाम में होते हैं। तो रिपीटेटिव क्वेश्चन से बचने के लिए वो क्या करते हैं, किसी बड़े ग्रंथ में जाते हैं और वहां से क्वेश्चन बनाते हैं। अब अपन कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ज्ञान के लिए कर नहीं रहे, पीएचडी कर नहीं रहे। अब जब कंपटीशन तैयारी करते तो हम बड़ा ग्रंथ नहीं पढ़ पाते, एक लिमिटेड मैटर ही पढ़ पाएंगे। इसलिए क्या करें, आप उस क्वेश्चन को गूगल से कहीं से ढूंढ के उसका उत्तर लिख दें। अगर आपको नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं, क्योंकि प्रत्येक पेपर में 10% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो किसी के पास उसका आंसर नहीं होता है। अगर आपका गैस वर्क काम कर रहा है तो वो करें, नहीं कर रहा है तो उस क्वेश्चन को छोड़ दें। 50 to 60% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हर एग्जाम में आते हैं, रिपीटेटिव होते हैं, और 10 to 20% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको आप अच्छे गैस के आधार पर, अपनी एबिलिटी के आधार पर, जितना आपने अच्छे तरीके से रिवाइज किया उसके आधार पर निकाल लेते हैं और यहीं पे मेरिट डिसाइड होती है। 50-60% सब करते हैं, 50% मान लेते हैं, और ऊपर जो 60 to 20% 70% तक अगर आप करते हैं तो आप आराम से एक रेस में आ जाते हैं, एक अच्छी दौड़ में आ जाते हैं। इस चीज का आप ध्यान रखें कि जो भी नोट्स आपने बनाया है, बुक्स में पढ़ा है, शाम को जितने भी पॉइंट्स पढ़े उसका प्रीवियस ईयर जरूर निकालें, हर दिन निकालें। अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन करते हैं किसी कोचिंग की, क्योंकि कोचिंग वाले भी क्या करते हैं, वही सेम मैटर उठाते हैं, प्रीवियस ईयर से 2 सवाल खुद बना लिए, 4 सवाल कहीं और किताब से उठा लिए, आपको परोस देते हैं। आपको लगता है ये तो नए नए क्वेश्चंस बनने, वो ऐसा कुछ नहीं है। आप प्रीवियस ईयर भी निकाल लें। मैंने कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की, मेरे इतने अच्छे मार्क्स थे। मैंने क्या किया, मैंने जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस थे उनको देखा। जैसे कोई भी एग्जाम हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, मैं तैयारी कर रहा हूँ, मान लो बीच में कोई एग्जाम, जैसे अभी AORO का एग्जाम हुआ, ठीक है, उसमें राजस्थान जो जी के आता है वही सेम असिस्टेंट प्रोफेसर में आता है। तो आप क्या कीजिए, जाइए AORO का पेपर निकाल के लेके आइए, पेपर निकाल के लेके आइए। ऐसा नहीं मोबाइल फोन में मैंने सर पढ़ लिया, मोबाइल फोन वाला शॉर्ट टर्म मेमोरी रहता है, कुछ दिन बाद गायब हो जाता है। आप अपनी टेबल पे ऑफलाइन पेपर लेके आइए, उस पेपर को क्या कीजिए, अपने पास रखिए, फिर क्वेश्चंस पढ़िए। उससे क्या होता है, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दिसंबर में, लेकिन अभी AORO का लिया, फिर फर्स्ट ग्रेड का लेंगे, फिर सेकंड ग्रेड का लेंगे, तो इस दौरान क्या होगा, RPSC के क्वेश्चन पैटर्न में भी चेंज आता है। फर्स्ट ग्रेड में अलग तरीके से पैटर्न, सेकंड ग्रेड, अगर आप आज से AORO का, फिर सेकंड ग्रेड का, फर्स्ट ग्रेड का, ऐसे अगर आप पढ़ते जा रहे हैं तो आपके RPSC के क्वेश्चन पूछने में क्या पैटर्न चेंज होता जा रहा है वो भी आपके दिमाग में है, वो भी आप पढ़ते वक्त आपके दिमाग में है। जब आप कोर्स पढ़ने जाओगे, किताब पढ़ने जाओगे, आपको पता चलेगा कि आजकल RPSC में ट्रेंड क्या है। आप लोगों से पूछते फिरते हो कि ट्रेंड क्या है, हमें बताओ किस तरह क्वेश्चन आते हैं। आप खुद कोई भी RPSC की साइट पे प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड होता है, 15 दिन में देखते रहिए कि हाँ ये आया, क्या उसमें राजस्थान जीके है, यस है, उसको डाउनलोड कीजिए, अपनी लेके आइए। अगर आप कोई ऐसा पॉइंट भी पढ़ लेंगे ना जो राजस्थान जीके आपके सिलेबस में नहीं है, तो उससे कोई मर नहीं जाएंगे, उससे क्या होगा, आपको फायदा ही होगा आगे जाकर के, कहीं ना कहीं तो वो आपको फायदा ही देगा। इस चीज का आप जरूर ध्यान रखें
प्रीवियस ईयर इज द की ऑफ द सक्सेस। मैं बहुत सारे ऐसे पेपर निकाल के आया हूं जो मैंने सिर्फ प्रीवियस ईयर पढ़े, बहुत कम पढ़े। मेरे साथ एक साथी रहते हैं, वो सोचते हैं कि आप बहुत कम पढ़ते हो, अच्छा क्वेश्चन निकाल लेते हो। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि मैं किताब के साथ साथ प्रीवियस ईयर भी पढ़ता हूं, और प्रीवियस ईयर से मुझे पता चल जाता है कि पेपर सेटर क्या पूछने वाला है या वो क्या पूछना चाहता है। कई बार ऐसा होता है कि आप जाते हैं, अच्छा पढ़ के गए, लेकिन वहां आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया और क्वेश्चन हैंडल करने में आप गलती कर देते हैं, और फिर आपको पछतावा होता है कि मैंने क्वेश्चन गलत तरीके से हैंडल कर लिया। लेकिन अगर आपने बार बार ये प्रीवियस ईयर निकाल रखे, हर ट्रेंडिंग प्रकार का प्रीवियस ईयर निकाल रखा, जो बार बार आ रहा है, जो आरपीएससी पूछ रही है, तो आपके हर एंगल का एक अनुमान है कि आरपीएससी इस एंगल से भी क्वेश्चन पूछ सकती है, इस एंगल से भी क्वेश्चन पूछ सकती है, और ये 10-12 क्वेश्चन जो आपके हर एंगल से आप सही करके आओगे, यही 10-12 क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करते हैं। उस 10-12 क्वेश्चन से पीछे अगर आप जाके देखोगे, बहुत से लोग हैं जो बाहर हुए हैं। वो 10-12 क्वेश्चन आप कैसे आगे जा सकते हो? सिलेक्ट होने में और बाहर होने में एक धागे जितना फर्क होता है। एक वही लड़का जो आपके जितनी मेहनत, या हो सकता है आपसे ज्यादा मेहनत की हो, लेकिन वो बाहर हो गया क्योंकि उसके 4 सवाल क्वेश्चन समझ नहीं पाया, उस वजह से बाहर हो गया। उसको नॉलेज आपसे ज्यादा हो सकता है, और एक वही क्वेश्चन अगर आपके 5 सवाल क्वेश्चन एक्स्ट्रा सही हो गए, आप अंदर आ जाते हो। इसलिए नंबर 1 थिंग, सिलेबस पढ़े, तब आपके टेबल पे सिलेबस होना चाहिए। नंबर 2, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होने चाहिए। नंबर 3, जब भी आप पढ़े हाईलाइट करें, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए उसको हाईलाइट कर दें, वो आपकी कॉपी या जो भी है उसका नोट्स पूरा हुआ भरा हुआ होना चाहिए। अब मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आरपीएससी जो 3rd पेपर आता है आपका, उसमें पॉलिटिकल साइंस का कैसे हैंडल करना है। देखिए, पॉलिटिकल साइंस में कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे गवर्नर, राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, मुख्य सचिव है, आरपीएससी है, मानवाधिकार आयोग है, ऐसे हैं। इसमें आपको सदस्यों को पढ़ के जाना है। राज्यपाल आज तक कितने में, सारे पढ़िए, एक एक करके पूरे पढ़िए। जनक सिंह मीना में दे रखा है सर्वाधिक कार्यकाल किसका, न्यूनतम कार्यकाल किसका, कार्यवाहक कौन रहा है, अतिरिक्त प्रभार किसको दिया गया है, अतिरिक्त प्रभार वाले कितने, ये सारे किसकी पद पे रहते हुए मृत्यु हुई, ऐसे क्वेश्चन से ही बनते हैं। नंबर 2, मुख्यमंत्री सारे पढ़ के जाइए। कौन से मुख्यमंत्री के टाइम कौन सा राज्यपाल रहा, कौन से मुख्यमंत्री के टाइम कौन सा मुख्य सचिव रहा, ये कॉम्बिनेशन पढ़ के जाइए कि भाई अभी मान लो भजन लाल शर्मा है, मुख्य सचिव कौन, सुधांशु पंत है, ऐसे उनका कॉम्बिनेशन पूछेगा। वसुंधरा राजे के समय कौन था, तो वो पैटर्न समझिए। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ेंगे तभी आपको पैटर्न समझिए। तो मुख्यमंत्री में, मुख्य सचिव में, आरपीएससी में, आरपीएससी के सदस्य सारे पढ़ के जाइए। कौन सदस्य है, अध्यक्ष कौन कौन रहे हैं, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, सबसे लंबा कार्यकाल किसका है, सबसे कम कार्यकाल किसका है, ऐसी चीजें बहुत ज्यादा पूछी जाती है। बहुत सारे आयोग दे रखे हैं आपके 3rd पेपर में। आयोग का ऐसा कीजिए, सारे आयोग की एक कंपेरिजन सारणी बनाइए। उसमें आयोग कौन सा है, आयोग के सदस्य कौन कितने होते हैं उनको रखिए, किसमें कितने, उसकी संख्या याद होनी चाहिए। नंबर 2, कमेटी बनती है, फिर आयोग के सदस्य नियुक्त होते हैं। तो आपको क्या करना है, कौन से आयोग के लिए कौन कमेटी में कौन कौन होता है, वो भी एक कंपैरिजन लिस्ट रखिए। कौन सी उम्र में रिटायर होते हैं, कुछ 6 साल 65 वर्ष में होते हैं, कुछ 6 साल 60 वर्ष में होते हैं, कोई 3 वर्ष 70 साल में होते हैं, वो आपको कंपैरिजन याद रखना है। तीसरा, चौथा, हटाने का तरीका क्या है। कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरह हटते हैं, कुछ लोग सामान्य तरीके से हट सकते हैं, किसी को गवर्नर हटाता है, किसी को राष्ट्रपति हटाता है। तो वो उसकी प्रक्रिया क्या है। जितने भी आयोग दे रखे हैं उन आयोग को कंपैरिजन जरूर कीजिएगा कि उसकी कितने साल रहता है, ठीक है, कैसे उसको हटाया जाता है, कैसे उसको लगाया जाता है, नियुक्ति कैसे होती है, कमेटी में कौन है, ये कंपैरिजन में आपको क्या करना है, पढ़ना है। इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस में लास्ट में आपके आरटीआई दे रखा है, जनसंपर्क पोर्टल करके दे रखा है, और भी कुछ लेटेस्ट चीजें दे रखी है, वो आप करंट से पढ़ें। आप उसको जनक सिंह मीना से पढ़ लें, वो आपको हिस्ट्री पता चल जाएगा उसका। बाकी चीजें आप करंट से पढ़ के जाएं। जिस मानवाधिकार के सदस्य कितने, नया कोई नियुक्त हुआ है उसको करंट से उठा लें। लोकायुक्त कौन है, वो कौन कहां से नियुक्त हुए, वो वहां से उठा लें। ये चीजें आपको वहां से उठानी है। तो इस तरह से अगर आप पढ़ाई करते हैं, आप 2-3 चीजें मैं आपसे बताना चाहता हूं जो मैंने लाइव किया है, और मेरा ये एक्सपीरियंस है कि मैंने जो भी एग्जाम देने गया उसको अच्छे मार्क्स मैंने निकाला है। उसका सबसे बड़ा रीजन, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकालता हूं। जब भी मैं किसी एग्जाम की तैयारी करता हूं तो उसका मैं सिलेबस लेके बैठता हूं। सबसे पहली चीज, मेरे टेबल पे सिलेबस होता है, सिलेबस का प्रत्येक पॉइंट हाईलाइट होता है, नंबर 1। नंबर 2, मेरे पास प्रीवियस ईयर होता है। नंबर 3, मैं किसी भी बुक्स के नोट्स बनाता हूं। अगर आप नोट्स नहीं बनाते हैं तो आप आदत डालिए, नोट्स जरूर बनाइए। मैं कोचिंग के भी नोट्स यूज करता हूं, लेकिन मैं मेरे खुद के नोट्स ज्यादा यूज करता हूं और कोचिंग के नोट्स बहुत कम यूज करता हूं। इसलिए आप जब तक आप खुद के नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक काम नहीं मिलेगा। कहावत होती है, जब तक खुद नहीं मरोगे तब तक स्वर्ग नहीं मिलेगा, ये कहावत है। इसलिए ध्यान रखें, मरना खुद पड़ेगा, नोट्स खुद बनाने पड़ेंगे, और जुद के नोट्स जरूर बनाएं। नोट्स बहुत ही जरूरी हो जाते हैं, क्योंकि जब आप लास्ट में पढ़ जाओगे ना रिवाइज करने, तब आप बुक पूरी रिवाइज नहीं कर सकते हो। और जितना नोट्स बनाओगे, अब आपको सर नोट्स बहुत ज्यादा टाइम लग जाए, देखो टाइम लगता है, लेकिन रिवाइज भी होता है। जैसे आपने एक बार नोट्स बनाए, उस वक्त भी आप पढ़ रहे हो, नोट्स बना रहे हो तभी भी आपकी पढ़ाई हो रही है, वापस रिवाइज कर रहे हो तब भी आप पढ़ाई हो रही है, और जब आप प्रीवियस से निकाल रहे हो तब भी नोट्स निकल रहे हैं। इसलिए ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, सिलेबस, नोट्स जो आपने खुद अपने हाथ से बनाए हैं, नंबर 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपने हाईलाइट किए हैं,
ये 3 चीजें कर लीजिए, आप अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको डिटेल में ये चीजें बताई कि किस तरह से आप थर्ड पेपर को कर सकते हो। ये किताब, ये जो बुक्स मैंने बताई है, ये नेसेसरी है, ये मिनिमम है। मिनिमम का मतलब है कम से कम इतना पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि आप जानते हैं आरपीएससी का आजकल बहुत ही डाइवर्स पेपर आ चुका है। आप कोचिंगों के चक्कर में ज्यादा नहीं पढ़े, वहां से मैटर उठा के आप पढ़ेंगे, एग्जाम में सवाल बहुत कम आते हैं। इसलिए अगर आप बुक्स पे जाएंगे तो वो वहां से क्वेश्चंस बनेंगे, आपकी एक अंडरस्टैंडिंग विकसित होगी, एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, तो आप क्वेश्चन को फैक्ट के अलावा कॉन्सेप्ट भी पढ़ें। हमेशा ध्यान रखें 50 से 60% पेपर हमारा फैक्ट पे आता है, 30% पेपर हमारा कॉन्सेप्ट पे आता है, 10% अजीब से सवाल आते हैं जो किसी को नहीं आते हैं। इसलिए आप थियोरी यानी कॉन्सेप्ट और फैक्ट्स दोनों चीजों को साथ लेके चलें। अगर आपके फैक्ट्स अच्छे हैं, कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है तो भी आप बाहर हो जाएंगे, आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है, फैक्ट्स अच्छे नहीं है तो भी बाहर हो जाएंगे। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो सिर्फ याद करनी होती है, उनमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है, इसलिए उन चीजों को सीधा पढ़ें। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसमें आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग चाहिए, उसमें आपको फैक्ट्स नहीं चाहिए। तो इस तरह से आजकल डाइवर्स पेपर आना शुरू हुआ है। तो बहुत से आपको टीचर्स या बोलेंगे, कोचिंग वाले बोलेंगे आप एक किताब को 10 बार पढ़िए। मैं कहता हूं आपसे कि आप एक किताब को 10 बार पढ़ रहे हैं, लेकिन उसकी एक लिमिटेड कैपेसिटी हो गई, उसमें से अगर क्वेश्चन बन ही नहीं रहा है और उसको आप 10 बार क्या 50 बार पढ़ लो, क्या काम आएगी। इसलिए डाइवर्सिटी लाएं, यानी आप काफी किताबें पढ़ें, उनमें से उनके नोट्स बना लें। प्रत्येक किताब में कुछ न कुछ अलग होता है और वो आपको अलग तरीके से सोच विकसित करने का मौका देता है। इसलिए आप ज्यादा किताबें पढ़ें, टाइम लेके पढ़ें। अगर आपको लगता है कि हाँ एग्जाम सर ऊपर आ गया आप कैसे पढ़ें, तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन आपके पास अगर टाइम है, मैं तो ये मानता हूं कि मेरे पास अगर एग्जाम के 20 दिन बाकी हैं और एक अच्छी बुक आ गई और मुझे पता चले कि इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन बनने वाला है, तो मैं उस किताब को 100% रखता हूं। जैसे मैं पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहा था, एसपी वर्मा साहब की किताब मुझे बहुत बाद में मिली, मैं ऐसे हाईलाइट कर रहा था प्रीवियस ईयर, 5 से 7 सवाल ऐसे थे जो मुझे किसी किताब में नहीं मिले, बड़ी बड़ी किताबों में। तो बाद में मुझे पता चला कि एसपी वर्मा सर की एक पॉलिटिकल थ्योरी की किताब आती है, वो मैं लेके आया और मैंने उसको पिछले अंतिम 15 दिनों में उसको पढ़ा। उसमें से मेरे इसी एग्जाम में जो अभी इंटरव्यू हुआ जिसका असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसके मेरे 5 सवाल सही हुए। तो वो अच्छी किताब थी, उसको मैं स्किप करता तो मेरे 5 सवालों का नुकसान होता। इस चीज को समझिए, अच्छी बुक अगर आपको लास्ट स्टेज पे भी मिलती है, लेकिन शर्त ये कि अच्छी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि हाँ इस किताब में सवाल बनेगा। वो कब पता चलेगा, वो कब दिमाग विकसित होगा, समझ कब विकसित होगी, जब आप किताब को पढ़ोगे, प्रीवियस ईयर निकालोगे, तभी आपको समझ में आएगा कि इस किताब से सवाल आते हैं, इस किताब से सवाल नहीं आते हैं। इसलिए ध्यान दो, मैं कितना भी आपको कहूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको जीना खुद पड़ेगा, उस जर्नी को आपको खुद उस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। और हमारा समस्या क्या हो गया, हम सभी बहुत ही ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड हो गए। रिजल्ट ओरिएंटेड का मतलब होता है अच्छी बुक्स पढ़नी नहीं है, अच्छे नोट्स बनाने नहीं है, हाथ से मेहनत करनी नहीं है, प्रीवियस ईयर निकालना नहीं है, बस रिजल्ट अच्छा आ जाना चाहिए, मेरा उस डबल की लिस्ट में नाम हो, मेरा फाइनल लिस्ट में भी नाम हो। ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये तभी होता है जब आपने किताबों से गुजरे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से गुजरे हो। तो ऐसा कोई पेपर नहीं है राजस्थान में जो आप नहीं निकाल सकते हो। 50 to 60% मेरिट रहती है और आप 70 to 80, 90% पढ़ते हैं तो उतना पेपर आराम से निकल जाता है। 100% ना कोई पढ़ सकता है, ना 100% मैटर किसी किताब से मिलता है। इस चीज के आप पीछे दौड़े ही नहीं, लेकिन आप 90% निकालिए, 60% आपसे। इसलिए आप प्रोसेस का मजा लीजिए, यानी जो प्रक्रिया है उसका हिस्सा बनिए। उस प्रक्रिया में आप पढ़िए, अच्छी किताब पढ़िए, उसके नोट्स बनाइए, उसको समझिए कि ये चीजें ऐसे हुई, उसको खुद से कनेक्ट कीजिए उस स्टोरी से कि हाँ उस वक्त हिस्ट्री में जो हो रहा था वो ऐसे हो रहा था। उन चीजों से कनेक्ट करके फिर पढ़िए तो एंजॉय आएगा आपको। पढ़ाई को एक मजा बनाइए, पढ़ाई को एक नशा बनाइए, तब जाके आप इस अच्छे तरीके से इन चीजों को क्या कर पाएंगे, निकाल पाएंगे। इसलिए रिजल्ट ओरिएंटेड के बजाय प्रोसेस ओरिएंटेड होइए, क्योंकि रिजल्ट जो है वो प्रोसेस का हिस्सा होता है। जब प्रोसेस पूरा हो जाता है तब ऑटोमेटिक अच्छा रिजल्ट आता है। आप क्या कर रहे हो, प्रोसेस को अच्छे तरीके से कर नहीं हो और रिजल्ट पे जा रहे हो। इसलिए अगर आपका कर्म अच्छा नहीं है तो आपका रिजल्ट ऑटोमेटिक अच्छा नहीं आएगा। इसलिए इस चीज को ध्यान रखें, जो प्रक्रिया है यानी अच्छी किताब पढ़ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकालना, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना, ये सारी चीजें कीजिए। जो मैंने बुक्स पढ़ाई, अगर आपको ज्यादा लगती है तो उसमें से 1-2 किताब कम कर सकते हैं, बाकी ये मिनिमम है। उससे भी ज्यादा लोग पढ़ते हैं और अच्छे मार्क्स लाते हैं। तो ये बात थी हमारे थर्ड पेपर की। इसको जो फर्स्ट ग्रेड के लोग तैयारी कर रहे हैं उनके भी ये काम आएगा। हाँ, कुछ चीजें स्कूल मैनेजमेंट को, अंग्रेजी, हिंदी, विज्ञान को छोड़ देता हूँ, ये काम आएगा। राजस्थान जीके की बात है तो ये फर्स्ट ग्रेड में भी काम आएगा। फर्स्ट ग्रेड में भी मैं लेने आने वाला हूँ और अभी बोर्ड की व्यवस्था नहीं हो तो मैं आपको इसी तरह से चीजें समझा रहा हूँ। आप इसको समझने की प्रयास करें। आगे हम इन चीजों को आगे बढ़ाएंगे और अच्छे से आपके व्यूज आ रहे हैं, अच्छी चीजें आ रही है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी इसी तरीके जुड़े रहे और अगर आपको लगे कि मैंने फ्रूटफुल बातें की, आपसे कुछ अच्छा शेयर किया, वैल्यूएबल शेयर किया, तो अपने दोस्तों के साथ जरूर चैनल को रिकमेंड कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।